आज हम सुनेंगे आंख की किरकिरी का अंतिम भाग। महेंद्र अपनी मां के कमरे में जाना ही चाहता था कि इतने में आशा जल्दी से बाहर निकल आई और बोली, अभी तुम मां के पास मत जाओ। महेंद्र ने पूछा, क्यों? आशा ने कहा, डॉक्टर ने कहा है अचानक मां के मन में सुख या दुख किसी भी बात का धक्का लगने से तुरंत खतरा हो सकता है। महेंद्र ने कहा, मैं एक बार चुपके से उनके सिरहाने के पास जाकर देख आऊंगा, उन्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा। आशा ने कहा, वो जरा सा खटका होते ही चौंक उठती हैं, तुम्हारे घुसते ही उन्हें मालूम हो जाएगा। तो तुम अब क्या चाहती हो? पहले बिहारी लाला जी एक बार देख आए, वो जैसी सलाह देंगे वैसा ही किया जाएगा। कहते कहते बिहारी आ गया। आशा ने उसे बुला भेजा था। बिहारी ने कहा, भाभी तुमने मुझे बुलाया था, माँ अच्छी तो हैं? बिहारी को देखकर आशा को मानो सहारा मिल गया। उसने कहा, तुम्हारे चले जाने के बाद से वो और भी चंचल हो उठी हैं। पहले दिन जब उन्होंने तुम्हें नहीं देखा तो मुझसे पूछने लगी, बिहारी कहाँ है? मैंने कहा, वो एक ख़ास काम से गए हैं, बृहस्पतिवार को आने की बात है। तब से वो रह रहकर चौंक उठती हैं, मुँह से कुछ भी नहीं कहती, पर भीतर ही भीतर मालूम होता है किसी की बाट देख रही हैं। कल तुम्हारा तार पाकर मैंने उन्हें जता दिया था कि आज तुम आओगे। तुम्हें जो जो चीज़ अच्छी लगती है वो सब चीज़ें मंगवाई हैं उन्होंने। सामने के बरंडे में रसोई बनेगी, वो देखेंगी। डॉक्टर की मनाही उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी। कुछ देर पहले मुझे बुलाकर उन्होंने कहा था कि बहू आज तुम अपने हाथ से रसोई बनाना, बिहारी को मैं अपने सामने बिठाकर खिलाऊंगी। ये सुनकर बिहारी की आंखों में आंसू भर आए। उसने पूछा, माँ की तबीयत कैसी है? आशा ने कहा, तुम एक बार खुद चलकर देख लो, मुझे तो लगता है कि रोग बढ़ता ही जाता है। बिहारी कमरे के भीतर चला गया। महेंद्र बाहर खड़ा खड़ा आश्चर्य करने लगा। आशा ने अनायास ही घर का कर्तव्य ग्रहण कर लिया है। उसने उसे भीतर जाने से कितनी स्वाभाविकता से रोक दिया, न संकोच किया न अभिमान। महेंद्र का बल आज कितना घट गया है। आज वो अपराधी है। वो चुपचाप बाहर खड़ा रहा, माँ के कमरे में भी न घुस सका। उस पर यह भी एक बड़े आश्चर्य की बात है कि बिहारी के साथ आशा कैसी निसंकोच होकर बात करने लगी है। सब सलाह उसी से होती है। वही आज घर का एकमात्र रक्षक है, सबका हितू है, मित्र है। उसकी गतिविधि सर्वत्र है। उसी के उपदेश से सब चल रहा है। महेंद्र कुछ दिनों के लिए जिस जगह को छोड़कर चला गया था, वापस आकर देखता है कि वो जगह ठीक पहले जैसी नहीं रही। बिहारी के भीतर घुसते ही राजलक्ष्मी ने अपनी करुण दृष्टि बिहारी के मुंह पर रखते हुए कहा, आ गया बेटा? बिहारी ने कहा, हाँ माँ आ गया। राजलक्ष्मी बोली, तेरा काम पूरा हो गया। इतना कहकर वो एकाग्र दृष्टि से उसके मुंह की तरफ देखने लगी। बिहारी प्रफुल्ल मुख से बोला, हाँ माँ, मेरा काम पूरा हो गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं। इतना कहकर उसने एक बार बाहर की तरफ देखा। राजलक्ष्मी ने कहा, आज मेरी बहू रानी तेरे लिए अपने हाथ से रसोई बनाएगी। मैं यहीं से पढ़ी पढ़ी बताती रहूंगी। डॉक्टर मना करते हैं, पर अब मनाही किस लिए बेटा? मैं क्या जी भरकर तुम लोगों को एक बार अपने सामने बिठाकर खिलाकर भी न जाऊं? बिहारी ने कहा, इसमें डॉक्टर की मनाही का तो कोई कारण नहीं मालूम होता मुझे। माँ, तुम नहीं बताओगी तो काम कैसे चलेगा? बचपन ही से तुम्हारे हाथ की रसोई हम लोगों को इतनी अच्छी लगती आई है, और महेन भैया का तो पश्चिम की दाल रोटी खाते खाते जी उब गया होगा। आज तुम्हारी बहुरानी के हाथ का मछली का झोर खाकर उनका काया पलट हो जाएगा। आज हम दोनों भाई बचपन की तरह होड़ लगाकर खाएंगे। देखें आज तुम्हारी बहू रानी कहाँ तक खिला सकती हैं। यद्यपि राजलक्ष्मी समझ गई थीं कि बिहारी महेंद्र को अपने साथ लेता आया है, फिर भी उसका नाम सुनते ही उनके हृदय का स्पंदन क्षण भर के लिए बढ़ गया और सांस लेने में उन्हें कष्ट होने लगा। कष्ट कुछ कम होने पर बिहारी ने कहा, पश्चिम जाकर महेन भैया का स्वास्थ्य तो कुछ अच्छा हो गया है। सफ़र की वजह से चेहरे पर आज कुछ थकान ज़रूर है, नहाने खाने के बाद ही सब ठीक हो जाएगा।
राजलक्ष्मी फिर भी महेंद्र के संबंध में कुछ नहीं बोली और तब बिहारी कहने लगा, माँ, महेंद्र भैया बाहर खड़े हैं, तुम्हारे बुलाए बिना उनसे आते नहीं बन रहा। राजलक्ष्मी मुंह से कुछ न कहकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। देखते ही बिहारी पुकार उठा, महेंद्र भैया, भीतर आओ। महेंद्र ने धीरे धीरे घर में प्रवेश किया। राजलक्ष्मी इस डर से कि कहीं सहसा उनका हृदय स्पंदन बंद न हो जाए, महेंद्र के मुंह की तरफ तत्काल देख न सकीं। आधी आधी आंखें नीचे रहीं। महेंद्र माँ के बिस्तर की तरफ देखते ही चौंक उठा, मानो किसी ने उसे तमाचा मार दिया हो। महेंद्र माँ के पांव के पास सिर रखकर पांव पकड़े पड़ा रहा। हृदय के स्पंदन से राजलक्ष्मी का सारा शरीर कांप उठा। कुछ देर बाद अन्नपूर्णा ने धीरे से कहा, जीजी, महेंद्र को तुम उठने के लिए कहो, नहीं तो वो नहीं उठेगा। राजलक्ष्मी ने मुश्किल से मुंह से शब्द निकालते हुए कहा, महेंद्र, उठ। महेंद्र का नाम उच्चारण करते ही बहुत दिन बाद उनकी आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। भीतर के आंसुओं ने बाहर निकलकर उनके हृदय की वेदना को कुछ हल्का कर दिया। तब महेंद्र उठा और जमीन पर घुटने टेक कर पलंग की पाटी पर छाती रखकर अपनी माँ के पास बैठ गया। राजलक्ष्मी ने मुश्किल से करवट बदलकर दोनों हाथों से महेंद्र का सिर अपनी तरफ खींचकर उसके माथे को सूंघा और चूम लिया। महेंद्र गदगद कंठ से बोला, माँ, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, अब मुझे माफ़ कर दो। हृदय शांत होने पर राजलक्ष्मी ने कहा, ऐसी बात तू न कह महेंद्र, तुझे माफ़ किए बिना क्या मैं जी सकती हूँ। बहू, बहू, कहाँ गई? आशा बगल के कमरे में पथ्य बना रही थी। अन्नपूर्णा उसे बुला लाई। तब राजलक्ष्मी ने महेंद्र को जमीन से उठकर पलंग पर बैठने के लिए इशारा किया। महेंद्र के पलंग पर बैठ जाने पर राजलक्ष्मी ने आशा को उसके पास बैठने के लिए जगह दिखाते हुए कहा, बहू, तुम यहाँ बैठो। आज मैं तुम दोनों को एक बार साथ बिठाकर देखूंगी, इससे मेरा सब दुख जाता रहेगा। बहू, बेटी, अब मुझसे तुम शर्माओ मत और महेंद्र से भी अपने मन में किसी तरह अभिमान न रखकर एक बार यहाँ बैठ जाओ। आज मुझे अपनी आंखें ठंडी कर लेने दो बेटी। तब आशा घूंघट काढ़े लज्जा के साथ धीरे धीरे कंपित हृदय से महेंद्र के पास जाकर बैठ गई। राजलक्ष्मी ने अपने हाथ में आशा का दाहिना हाथ लेकर महेंद्र के हाथ में रखते हुए कहा, मैं अपनी इस रानी बेटी को तेरे हाथ सौंपे जाती हूँ। मेरी एक बात याद रखना, ऐसी लक्ष्मी और कहीं भी तुझे नहीं मिलेगी। मझली बहू, आओ, इन्हें एक बार आशीर्वाद दो, तुम्हारे पुण्य से इनका कल्याण हो। अन्नपूर्णा के सामने आकर खड़े होते ही दोनों ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्हें प्रणाम किया और पांव की धूल माथे से लगाई। अन्नपूर्णा ने दोनों का माथा चूमते हुए कहा, भगवान तुम लोगों का कल्याण करें। राजलक्ष्मी ने कहा, बिहारी, आओ बेटा, तुम भी महेंद्र को क्षमा कर दो। बिहारी के उसी क्षण महेंद्र के सामने जा खड़े होते ही महेंद्र ने उठकर दृढ़ बाजुओं से उसे छाती से लगा लिया। राजलक्ष्मी बोली, महेंद्र, मैं तुझे यही आशीर्वाद देती हूँ कि बचपन से बिहारी तेरा जैसा मित्र रहा है, हमेशा वैसा ही बना रहे। इससे बढ़कर तेरा सौभाग्य और कुछ भी नहीं हो सकता। इतना कहकर राजलक्ष्मी अत्यधिक क्लांति के साथ निस्तब्ध हो गईं। बिहारी एक उत्तेजक दवा उनके मुंह के पास ले गया तो उन्होंने उसका हाथ हटा दिया और कहा, अब दवा का क्या होगा बेटा? अब मुझे भगवान का स्मरण करने दे, वो ही मुझे मेरे समस्त संसार दाह की आखिरी दवा देंगे। महेंद्र, अब तुम लोग जाकर ज़रा आराम करो। बहू, जाओ, रसोई चढ़ाओ। शाम के वक्त बिहारी और महेंद्र दोनों राजलक्ष्मी के सामने भोजन करने बैठे। आशा पर परोसने का भार था।
वो परोसने लगी। महेंद्र की छाती के भीतर से आंसू उमड़े आ रहे थे। उसके मुंह में कौर नहीं जाता था। राजलक्ष्मी उससे बार बार कहने लगी, महेंद्र, तू कुछ खा क्यों नहीं रहा है? अच्छी तरह खा, मैं देखूं तो। बिहारी ने कहा, जानती हो माँ, महेंद्र भैया हमेशा से ही ऐसे हैं, कुछ खा ही नहीं सकते। भाभी, छैने की कढ़ी जरा और देना, बड़ी अच्छी बनी है। राजलक्ष्मी प्रसन्न होकर जरा हंसती हुई बोली, मैंने कहा था ना, बिहारी को छैने की कढ़ी अच्छी लगती है। अरे, इतने से क्या होगा उसका बहू, जरा अच्छी तरह परोसो। बिहारी ने कहा, तुम्हारी ये बहू बड़ी कंजूस है माँ, हाथ से जल्दी कुछ निकलता ही नहीं। राजलक्ष्मी हंसती हुई बोली, देखो तो बहू, बिहारी तुम्हारा ही नमक खाकर तुम्हारी ही निंदा कर रहा है। अब की बार आशा ने बिहारी की थाली में बहुत सी कढ़ी परोस दी। बिहारी कहने लगा, हाय हाय, सिर्फ कढ़ी खिलाकर ही पेट भर दोगी मालूम होता है। बाकी की सब अच्छी अच्छी चीजें भाई साहब की थाली में परोसी जाएंगी क्या? आशा अस्पष्ट स्वर में कह गई। निंदक का मुंह किसी भी तरह बंद हो ही नहीं सकता। बिहारी ने भी मृदु स्वर में कहा, मिठाई देकर परीक्षा करके देखो, बंद होता है या नहीं। दोनों मित्र एक साथ बैठकर भोजन कर चुके तो राजलक्ष्मी को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बहू, अब तुम भी जल्दी से खा पी लो। राजलक्ष्मी के आदेश से आशा जब खाने चली गई तो उन्होंने महेंद्र से कहा, महेंद्र, जा, तू आराम कर जाके। महेंद्र ने कहा, अभी से सो जाऊं जाकर? महेंद्र ने निश्चय किया था कि आज वो माँ की सेवा करेगा, किंतु राजलक्ष्मी ने ऐसा नहीं करने दिया। उन्होंने कहा, तू रास्ते का थका हुआ है, जा सो जा जाकर। आशा खा पीकर पंखा हाथ में लिए राजलक्ष्मी के सिरहाने बैठने लगी तो उन्होंने धीरे से कहा, बहू, महेंद्र के बिस्तर वगैरह ठीक से हुए कि नहीं, जरा देख तो आओ, वो अकेला होगा। आशा मारे शर्म से गड़गड़ गई और किसी तरह कमरे से बाहर निकलकर ऊपर चली गई। राजलक्ष्मी के पास अन्नपूर्णा और बिहारी रह गए। राजलक्ष्मी ने बिहारी से पूछा, तुझसे एक बात पूछती हूँ बेटा, तू बता सकता है विनोदिनी का क्या हुआ? अब वो कहाँ है? बिहारी ने कहा, कलकत्ते ही में है। राजलक्ष्मी नीरव दृष्टि से बिहारी से कुछ पूछने लगी। बिहारी समझ गया, बोला, विनोदिनी के बारे में अब तुम्हें कोई डर नहीं माँ। राजलक्ष्मी ने कहा, उसने मुझे बड़े दुख दिए हैं बिहारी, फिर भी मैं उसे भीतर से चाहती हूँ। बिहारी ने कहा, वो भी भीतर से तुम्हें बहुत चाहती है माँ। राजलक्ष्मी बोली, मुझे भी ऐसा मालूम होता है, दोष गुण सभी में होते हैं, पर वो मुझे चाहती ज़रूर थी। वैसी सेवा कोई कपट से नहीं कर सकता। बिहारी बोला, तुम्हारी सेवा करने के लिए तो वो बहुत व्याकुल हो रही है। राजलक्ष्मी ने गहरी सांस ली और कहा, महेंद्र वगैरह तो अब सोने चले गए हैं, रात को उसे एक बार यहाँ ले आने में हर्ज क्या है? बिहारी ने कहा, माँ, वो तो बाहर वाले घर में छिपी बैठी है। मैंने बहुत कहा, पर उसने आज दिन भर पानी तक नहीं छुआ। उसने प्रतिज्ञा कर ली है कि जब तक तुम उसे बुलाकर माफ़ नहीं कर दोगी, तब तक वो अन्न जल कुछ भी नहीं छुएगी। राजलक्ष्मी चंचल हो उठी, बोली, दिन भर से उपवास किए बैठी है, अब तक तूने मुझसे कहा भी नहीं। जा, बुला ला उसे, बुला जल्दी। विनोदिनी ने धीरे धीरे राजलक्ष्मी के कमरे में प्रवेश किया। उसे देखते ही वो बोल उठी, छी छी बहू, ये तुमने क्या किया? दिन भर से उपवास किए बैठी हो, जाओ पहले खा पी आओ, फिर बात होगी। विनोदिनी ने राजलक्ष्मी के पांव की धूल माथे से लगाई और कहा, पहले तुम मुझ पापिन को माफ़ कर दो बुआ जी, तब मैं खाऊंगी। राजलक्ष्मी बोली, मैंने तुझे माफ़ कर दिया बेटी, माफ़ कर दिया। मेरा अब किसी पर रोष नहीं है। और फिर विनोदिनी का दाहिना हाथ पकड़कर बोली, बहू,
तुमसे किसी का बुरा न हो और तुम भी सुखी रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। विनोदिनी ने कहा, तुम्हारा आशीर्वाद झूठा नहीं होगा बुआ जी, मैं तुम्हारे पांव छूकर कहती हूँ, मुझसे अब संसार में किसी का भी बुरा न होगा। अन्नपूर्णा के पांव लगकर विनोदिनी खाने चली गई और जब वो खाकर वापस आई तब राजलक्ष्मी ने उससे कहा, बहू, तो अब तुम जा रही हो? विनोदिनी ने कहा, बुआ जी, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, ईश्वर साक्षी है, अब मुझसे तुम किसी भी अनिष्ट की आशंका मत करो। राजलक्ष्मी बिहारी के मुंह की ओर देखने लगी। बिहारी ने जरा सोचकर कहा, इन्हें तुम अपने पास रखो माँ, अब कोई हर्ज नहीं। रात को बिहारी, विनोदिनी और अन्नपूर्णा तीनों ने मिलकर राजलक्ष्मी की सेवा की। उधर आशा इस शर्म के मारे कि रात भर वो सास के पास न आ सकी, पाँव फटते ही उठ बैठी। महेंद्र को सोता हुआ छोड़कर झटपट हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर नीचे चली आई। उस समय कुछ कुछ अंधेरा था। राजलक्ष्मी के कमरे के दरवाजे के पास आते ही उसने जो कुछ देखा उससे वो दंग रह गई। सोचने लगी, ये क्या सपना देख रही हूँ? विनोदिनी स्प्रिट का लैंप जलाकर पानी गर्म कर रही थी। बिहारी रात को सो नहीं सका था, उसके लिए चाय बनेगी। आशा को देखते ही विनोदिनी उठ खड़ी हुई, बोली, आज मैं अपने सारे अपराधों के साथ तुम्हारा आश्रय ले रही हूँ और कोई मुझे यहाँ से नहीं हटा सकता, किंतु तुम अगर कहो कि जाओ तो मुझे इसी घड़ी चले जाना पड़ेगा। आशा कुछ जवाब न दे सकी। उसका मन क्या कह रहा था सो भी वो न समझ सकी। वो अभिभूत सी हो रही। विनोदिनी बोली, मुझे तुम कभी भी माफ़ नहीं कर सकोगी, उसकी कोशिश भी मत करना, किंतु अब मुझसे बिल्कुल डरना मत। जितने दिन बुआ जी को ज़रूरत होगी उतने दिन मुझे ज़रा काम करने दो, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। कल राजलक्ष्मी ने जब आशा का हाथ लेकर महेंद्र के हाथ में दिया था तब आशा ने अपने मन से संपूर्ण अभिमान पोंछकर संपूर्ण रूप से महेंद्र को आत्मसमर्पण कर दिया था, किंतु आज विनोदिनी को सामने देखकर उसके खंडित प्रेम के दाह ने शांति मानने से इनकार कर दिया। आशा के मन में ये बात तरंगों की तरह बार बार उठने लगी कि इसे इन्होंने एक दिन चाहा था और अब भी अगर चाहते हों तो आश्चर्य नहीं। कुछ ही देर बाद उनकी आंख खुलेगी, फिर वो विनोदिनी को देखेंगे। किस दृष्टि से देखेंगे कौन जाने। कल रात को आशा ने अपने संपूर्ण घर संसार को निष्कंटक देखा था और आज तड़के ही उठकर देखा कि कांटे का झाड़ उसके घर के आंगन में ही मौजूद है। संसार में सुख का स्थान ही सबसे ज्यादा संकीर्ण होता है, कहीं भी उसे संपूर्णतः निर्विघ्न रखने का अवकाश नहीं। आशा अपने हृदय भार को लिए हुए भीतर गई और अत्यंत लज्जा के साथ बोली, मौसी, तुम सारी रात जागती रही हो, जाओ थोड़ा सो लो। अन्नपूर्णा ने आशा के मुंह की तरफ एक बार अच्छी तरह देखा और फिर वो सोने न जाकर आशा को अपने कमरे में ले गईं। अन्नपूर्णा ने कहा, चुन्नी, अगर तू सुखी होना चाहती है तो बीती बातों की याद मत कर। दूसरों को दोषी मानने में जितना सुख है, दोष याद रखने में उससे बहुत ज़्यादा दुख होता है। आशा ने कहा, मौसी, मैं अपने मन में किसी बात को पालकर नहीं रखना चाहती, मैं भूलना ही चाहती हूँ, पर भुलाए भूलती जो नहीं। अन्नपूर्णा बोली, बेटी, तू ठीक कहती है, उपदेश देना सहज है, उपाय बता देना ही कठिन है। फिर भी मैं तुझे एक उपाय बताए देती हूँ। कम से कम बाहर से इस भाव की रक्षा करनी ही होगी कि भूल गई हूँ। पहले बाहर से भूलना शुरू करना, फिर भीतर से भी भूल जाएगी। इस बात को याद रखना बेटी, तू अगर खुद न भूली तो दूसरों को भी याद दिलाती रहेगी। तू अपनी इच्छा से न भूल सके तो मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, विनोदिनी के साथ तू ऐसा व्यवहार कर जैसे उसने तेरा कोई अनिष्ट किया ही न हो और उससे तेरे अनिष्ट की कोई आशंका ही नहीं। आशा ने नम्र मुख से कहा, मुझे क्या करना होगा बताओ। अन्नपूर्णा ने कहा, विनोदिनी अभी बिहारी के लिए चाय बना रही है, तो दूध चीनी प्याला सब ले जा और दोनों जनी मिलकर काम करो। आशा आदेश पालन करने के लिए उठने लगी। अन्नपूर्णा ने कहा, ये तो सहज है,
किंतु मेरी एक बात और सुननी होगी, वो और भी कठिन है। उसका पालन तुझे करना ही होगा। बीच बीच में महेंद्र के साथ विनोदिनी की भेंट होगी ही। तब तेरे मन में क्या होगा सो मैं समझ सकती हूँ, किंतु उस समय तू छुप कर या कनखियों से भी महेंद्र का या विनोदिनी का भाव देखने की चेष्टा न करना। छाती फट जाने पर भी इसमें तुझे अडिग रहना पड़ेगा। महेंद्र को ये मालूम होना चाहिए कि तू उस पर संदेह नहीं करती, शोक नहीं कहती, तेरे मन में कोई डर नहीं है, चिंता नहीं है। जोड़ टूटने के पहले जैसा था, जोड़ लगने के बाद ठीक वैसा ही हो गया है। टूटने का चिन्ह तक मिट गया है। महेंद्र अथवा कोई और भी तेरा मुंह देखकर अपने को अपराधी न समझने लगे। चुन्नी, ये मेरा अनुरोध या उपदेश नहीं है, ये तेरी मौसी की आज्ञा है। मैं जब काशी चली जाऊंगी तब भी मेरे पीछे तू एक दिन के लिए भी कभी मेरी इस बात को मत भूलना। आशा दूध प्याले वगैरह लेकर विनोदिनी के पास पहुंच गई और बोली, पानी गर्म हो गया क्या? मैं दूध लाई हूँ। विनोदिनी ने विस्मित होकर आशा के मुंह की ओर देखा और कहा, बिहारी लाला जी बरांडे में बैठे हैं, चाय तुम उनके पास भिजवा देना। मैं तब तक बुआ जी के लिए मुंह हाथ धोने की तैयारी करके रखूं। वो अब उठने ही वाली हैं। विनोदिनी चाय लेकर बिहारी के पास नहीं गई। बिहारी ने उसका प्रेम स्वीकार करके उसे जो अधिकार दिया है, उस अधिकार को इच्छानुसार काम में लाने में उसे संकोच मालूम होने लगा। अधिकार की अपनी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा की रक्षा करने के लिए अधिकार प्रयोग को संयत रखना पड़ता है। जितना मिले उतना पाने के लिए खींचातानी करना कंगाल को ही शोभा दे सकता है। भोग को सीमित और कम करने में ही संपद का यथार्थ गौरव है। अब बिहारी यदि स्वयं उसे न बुलाए तो किसी एक बहाने से विनोदिनी उसके पास नहीं जा सकती। दोनों में बात हो रही थी कि इतने में महेंद्र आ पहुंचा। आशा का हृदय यद्यपि उसी क्षण कांप उठा, फिर भी उसने अपने को संयत करके स्वाभाविक स्वर में महेंद्र से कहा, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ बैठे? मैं तो इस डर से खिड़की किवाड़ तक सब बंद कराई थी कि कहीं धूप लगने से तुम्हारी नींद न उचट जाए। विनोदिनी के सामने ही आशा को ऐसे सहज स्वाभाविक भाव से बात करते देख महेंद्र की छाती पर से मानो एक बड़ा भारी पत्थर सा उतर गया। उसने आनंदित चित्त से कहा, आँख खुलते ही मैं माँ को देखने चला आया। माँ क्या अभी सो रही हैं? आशा ने कहा, हाँ अभी सो रही हैं। अभी तुम मत जाना, बिहारी लाला जी ने कहा है आज उनकी तबीयत कुछ अच्छी है। बहुत दिन बाद कल रात भर उन्हें अच्छी तरह नींद आई है। महेंद्र ने निश्चिंत होकर पूछा, चाची कहाँ हैं? आशा ने इशारे से उनका कमरा दिखा दिया। आशा की इस दृढ़ता और संयम को देखकर विनोदिनी भी आश्चर्य में रह गई। महेंद्र ने पुकारा, चाची। अन्नपूर्णा भोर में ही नहा धो ली थी और पूजा में बैठना ही चाहती थी कि इतने में महेंद्र की आवाज़ सुनकर बोली, आ महेन आ। महेंद्र ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, चाची मैं पापी हूँ, तुम्हारे पास बैठने में मुझे शर्म मालूम होती है। अन्नपूर्णा ने कहा, छी छी, ऐसी बात मुँह से नहीं निकालते बेटा। बच्चे धूल मिट्टी में भी खेलते हैं और माँ की गोद में भी खेलते हैं। महेंद्र ने कहा, पर मेरी ये धूल मिट्टी अब किसी तरह पूछ नहीं सकती। अन्नपूर्णा ने कहा, दो एक बार झाड़ते ही सब झड़ जाएगी बेटा। ये एक तरह से अच्छा ही हुआ। अपने अच्छेपन का तुझे अहंकार हो गया था। अपने पर तुझे बहुत ज़्यादा विश्वास था। पाप की आंधी ने सिर्फ तेरे उस गर्व को तोड़ दिया है और कोई अनिष्ट नहीं किया। महेंद्र ने कहा, चाची अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने का। तुम्हारे चले जाने से ही मेरी ऐसी दुर्गति हुई है। अन्नपूर्णा ने कहा, मैं यहाँ रहकर जिस दुर्गति को रोके रखती, उस दुर्गति का एक बार हो जाना ही अच्छा रहा। अब तुझे मेरी ज़रूरत नहीं होगी। इतने में द्वार के पास से आवाज़ आई, चाची पूजा करने बैठी हो क्या? अन्नपूर्णा बोली, नहीं, तू आ जा। बिहारी कमरे में आ गया। इतने सवेरे महेंद्र को जागृत देखकर उसने कहा, महेन भैया, आज तुमने अपने जीवन में शायद प्रथम सूर्योदय देखा है। महेंद्र ने कहा, हाँ बिहारी, आज मेरे जीवन में ये प्रथम सूर्योदय है। चाची, बिहारी को शायद तुमसे कुछ सलाह करनी है, मैं जाऊं? बिहारी हंस दिया, बोला, न हो तो तुम्हें भी कैबिनेट का मिनिस्टर बना लिया जाता है।
तुमसे मैंने कभी कोई बात छिपाई ही नहीं। अगर आपत्ति न करो तो आज भी नहीं छिपाऊंगा। महेंद्र बोला, मैं आपत्ति करूंगा, पर हाँ, अब मैं तुमसे दावा नहीं कर सकता। तुम अगर मुझसे कुछ न छिपाओ तो मैं भी शायद अपने पर फिर से श्रद्धा कर सकूंगा। आजकल महेंद्र के सामने सब बात बिना संकोच के कहना कठिन हो गया है। बिहारी का मुंह रुक सा आया, फिर भी उसने जोर लगाकर कहा, मैं विनोदिनी से विवाह करूंगा। ऐसी एक बात उठी थी, उस बात को पूरा करने के लिए चाची के पास आया हूं। महेंद्र अत्यंत संकुचित हो उठा। अन्नपूर्णा चकित होकर कह उठी, अब तू ये कैसी बात कर रहा है बिहारी? महेंद्र ने प्रबल शक्ति का प्रयोग करके अपना संकोच दूर कर दिया और बोला, बिहारी, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं रही। अन्नपूर्णा बोली, इस प्रस्ताव से विनोदिनी का भी कोई संबंध है क्या? बिहारी बोला, बिल्कुल नहीं। वो क्या इस पर राजी होगी? अन्नपूर्णा ने पूछा। महेंद्र बोल उठा, विनोदिनी क्यों नहीं राजी होगी चाची? मुझे मालूम है वो एकाग्र मन से बिहारी की भक्ति करती है। ऐसा आश्रय क्या वो स्वेच्छा से छोड़ सकती है? बिहारी ने कहा, महेंद्र भैया, मैंने विनोदिनी से विवाह का प्रस्ताव किया था। उसने लज्जा के साथ उसे अस्वीकार कर दिया है। सुनकर महेंद्र चुप रह गया। कष्ट के उतार चढ़ाव में किसी तरह राजलक्ष्मी के 2-3 दिन गुजर गए। एक दिन सवेरे उनका कष्ट बहुत कुछ कम हो गया और उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई दी। उस दिन उन्होंने महेंद्र को बुलाकर कहा, अब मेरे ज़्यादा दिन नहीं रह गए बेटा, पर अब मैं सुख से मरूंगी। अब मुझे कोई दुख नहीं है। तू जब छोटा था तब तुझे लेकर मुझे कितना आनंद था, मैं कह नहीं सकती। आज उसी आनंद से मेरी छाती भर उठी है। तू मेरी गोद का लड़का है, मेरे हृदय का धन है। तेरी सारी बलाएं लेकर मैं चली जा रही हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। इतना कहकर वो महेंद्र के मुंह पर, देह पर हाथ फेरने लगी। महेंद्र का रोना बाधा न मानकर उच्छ्वसित हो उठा। राजलक्ष्मी ने कहा, रो मत बेटा, लक्ष्मी घर में रही। बहू को मेरी चाबी दे देना, सब कुछ मैंने संभाल कर रख दिया है। तुम लोगों की गृहस्थी में किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा। एक बात मैं और कहती हूँ महेंद्र, मेरे मरने से पहले किसी से कुछ मत कहना। मेरे बक्से में 2000 रुपए के नोट अलग किए हुए रखे हैं। उन्हें मैं विनोदिनी को दिए जाती हूँ। वो विधवा है, अकेली है। उन रुपयों की ब्याज से उसका गुजारा हो जाएगा, पर उसे तू अपनी गृहस्थी में मत रखना। तुझसे मेरा इतना अनुरोध रहा। इसके बाद फिर उन्होंने बिहारी को बुलवाया और कहा, बेटा बिहारी, कल महेंद्र कह रहा था कि तूने देश के गरीब भाइयों के इलाज के लिए एक बगीचा लिया है। भगवान तुझे दीर्घजीवी बनाकर गरीबियों का हित करे। मेरे ब्याह के समय ससुर जी ने मुझे एक गांव दिया था। वो गांव मैं तुझे दिए जाती हूँ। उसे तू गरीबों के काम में लगाना। उससे मेरे ससुर को पुण्य की प्राप्ति होगी। राजलक्ष्मी की मृत्यु के बाद यथारीति उनका श्राद्ध भी हो गया। एक दिन महेंद्र ने बिहारी से कहा, भाई बिहारी, मैं डॉक्टरी जानता हूँ। तुमने जो काम शुरू किया है उसमें मुझे भी शामिल कर लो। चुन्नी जिस ढंग की गृहिणी हो गई है वो भी उसमें सहायता कर सकेगी। हम सब वहीं रहेंगे। बिहारी ने कहा, महेंद्र भैया, तुम अच्छी तरह विचार कर देख लो। ये काम क्या तुम्हें हमेशा अच्छा लगेगा? वैराग्य के आवेग में कोई भी स्थायी भार अपने ऊपर न ले बैठना। महेंद्र ने कहा, बिहारी, तुम भी विचार कर देखो। मैंने अपना जीवन जैसा बना डाला है उसे अब आलस्यपूर्ण ढंग से नहीं भोगा जा सकता। कर्म के द्वार उसे अगर आगे न बढ़ाया गया तो किसी दिन वो मुझे ही खींचकर अवसाद के गड्ढे में डाल देगा। तुम्हें अपने काम में मुझे स्थान देना ही होगा। अंत में यही बात तय हो गई। इधर अन्नपूर्णा के काशी जाने के दिन निकट आ रहे थे। अन्नपूर्णा और बिहारी शांत विषाद के साथ पहले की बातों की चर्चा कर रहे थे। इतने में विनोदिनी दरवाजे के पास आकर बोली, चाची जी, मैं भी जरा आकर बैठ सकती हूँ? अन्नपूर्णा ने कहा, हाँ हाँ, आओ बेटी, बैठो। विनोदिनी के बैठने के बाद उससे 2-4 बात करके अन्नपूर्णा बिछौना उठाने के बहाने बरामदे में चली गई। विनोदिनी ने बिहारी से कहा,
अब मेरे लिए तुम्हारा क्या आदेश है, बताओ। बिहारी ने कहा, भाभी तुम ही बताओ, तुम क्या करना चाहती हो। विनोदिनी बोली, सुना है गरीबों के इलाज के लिए तुमने गंगा के किनारे कहीं बगीचा लिया है। मैं भी वहाँ तुम्हारा ही कोई काम करना चाहती हूँ, और कुछ न हो तो रसोई तो बना ही सकती हूँ। बिहारी ने कहा, भाभी मैंने बहुत सोच कर देखा है। नाना घटनाओं से हमारे जीवन जाल में अनेक उलझनें पड़ गई हैं। अब एकांत में बैठकर उन्हें सुलझाने के दिन आ गए हैं। पहले से सब बातें हमें स्पष्ट कर लेनी पड़ेंगी। अब हृदय जो चाहता है उसे प्रश्य देने का साहस नहीं होता। अब तक जो कुछ हुआ है, जो कुछ सहा है, उसके संपूर्ण आवर्तन को, संपूर्ण आंदोलन को यदि शांत न किया गया तो जीवन की समाप्ति के लिए प्रस्तुत नहीं हो सकूंगा। यदि हमारा संपूर्ण अतीत काल अनुकूल होता तो संसार में एकमात्र तुम्हारे ही द्वारा मेरा जीवन संपूर्ण हो सकता था। अब तुमसे मुझे वंचित होना ही होगा। अब सुख के लिए चेष्टा करना वृथा है। अब तो मुझे केवल धीरे सुस्ते जीवन के टूटे फूटे अंशों को जोड़ने का काम करना होगा। इतने में अन्नपूर्णा आ गई। विनोदिनी ने उनसे कहा, माँ तुम्हें अपने चरणों में मुझे भी स्थान देना पड़ेगा। पापिन होने से तुम मुझे ठुकराना मत। अन्नपूर्णा ने कहा, चलो बेटी, तुम मेरे ही साथ चलो। अन्नपूर्णा और विनोदिनी के काशी जाने के दिन किसी मौके से बिहारी विनोदिनी से एकांत में मिला। उसने कहा, भाभी तुम्हारी कोई निशानी मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। विनोदिनी ने कहा, मेरे पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे तुम निशानी के तौर पर अपने पास रख सकते हो। बिहारी ने लज्जा और संकोच के साथ कहा, अंग्रेज़ों में एक प्रथा है, वो अपने प्रियजनों के चिन्ह स्वरूप उनके थोड़े से केश अपने पास रख लेते हैं। अगर तुम। विनोदिनी बोल उठी, छी छी, कैसी घृणा की बात है। मेरे केशों का तुम क्या करोगे? वो तो मृत वस्तु होगी। ऐसी अपवित्र चीज़ मेरी ऐसी क्या निशानी होगी जिसे मैं तुम्हें दूं? मैं अभागिन हूँ, तुम्हारे पास नहीं रह सकती। मैं ऐसी कोई चीज़ तुम्हें देना चाहती हूँ जो मेरी तरफ से तुम्हारा काम करेगी। बताओ, तुम लोगे उसे? बिहारी ने कहा, हाँ लूँगा। सुनते ही विनोदिनी ने उसी क्षण अपने आंचल से 2000 रुपए के नोट खोलकर बिहारी के हाथ में दे दिए। बिहारी सो गंभीर आवेग के साथ स्थिर दृष्टि से विनोदिनी के चेहरे की तरफ देखता रहा। फिर थोड़ी देर बाद बोला, मैं क्या तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता? विनोदिनी ने कहा, तुम्हारी निशानी मेरे पास है, वो मेरे अंग का भूषण है, उसे कभी कोई छीन ही नहीं सकता। मुझे अब और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इतना कहकर उसने अपनी कोहनी का वो निशान दिखा दिया जो एक दिन बिहारी के धक्के से सीढ़ी पर गिरकर कट जाने से बन गया था। बिहारी आश्चर्य से देखता रह गया। विनोदिनी ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम, ये तुम्हारे ही तिरस्कारपूर्ण आघात का चिन्ह है और ये तुम्हारे ही योग्य है। इसे अब तुम भी वापस नहीं ले सकते। मौसी का उपदेश होते हुए भी आशा विनोदिनी के संबंध में अपने को निष्कंटक न कर सकी। दोनों ने मिलकर राजलक्ष्मी की एक साथ सेवा की है, पर आशा ने जब भी विनोदिनी को देखा है तभी उसके हृदय को चोट पहुंची है। उसके मुंह से सहज स्वभाव से बात नहीं निकली और हंसने की चेष्टा ने तो और भी पीड़ा पहुंचाई है। विनोदिनी से साधारण सी कोई सेवा ग्रहण करने में भी उसका संपूर्ण चित्त विमुख होता रहा है। विनोदिनी के हाथ का लगा पान बहुधा उसे शिष्टता के नाते ग्रहण करना पड़ा है, किंतु आड़ में जाकर उसने उसे दूर फेंक दिया है। किंतु आज जब विदाई का समय आया, मौसी को इस घर से दूसरी बार जाते देख आशा का हृदय जब आंसुओं से आर्द्र हो आया, तब उसके साथ ही विनोदिनी के प्रति भी उसके मन में करुणा उमड़ आई। जो हमेशा के लिए चला जा रहा है उसे क्षमा न कर सके, ऐसे कठोर मन बहुत ही कम होते होंगे। आशा समझती है कि विनोदिनी महेंद्र से प्रेम करती है। भला महेंद्र को कौन नहीं चाहेगा? महेंद्र से प्रेम करना कैसा अनिवार्य है, आशा इस बात को अपने हृदय के भीतर से जानती है। अपने प्रेम की उस वेदना की अनुभूति से ही विनोदिनी पर आज उसे अत्यंत दया आने लगी। विनोदिनी महेंद्र को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। ये एक ऐसा असहाय दुख है कि आशा बड़े से बड़े शत्रु के लिए भी इस दुख की कामना नहीं कर सकती।
ये सब बातें सोचते सोचते आशा की आंखों में आंसू भर आए। किसी समय उसने जो विनोदिनी से प्यार किया था, उस प्यार ने उसके हृदय का स्पर्श करके उसे द्रवित कर दिया। वो धीरे धीरे विनोदिनी के पास जाकर अत्यंत करुणा के साथ, स्नेह के साथ, विषाद के साथ मृदु स्वर में बोली, बहन, तुम जा रही हो? विनोदिनी ने आशा की ठोड़ी छू कर कहा, हाँ बहन, मेरे जाने का समय आ गया है। किसी दिन तुमने मुझसे प्यार किया था, अब सुख के दिनों में उस प्यार का कुछ अंश मेरे लिए भी रखना बहन, और सब भूल जाना। इतने में महेंद्र आ गया और विनोदिनी को प्रणाम करके बोला, भाभी, मुझे क्षमा करना। कहने के साथ ही उसकी आंखों से आंसू की 2 बूंदें ढलक पड़ी। विनोदिनी ने कहा, तुम भी क्षमा करना लाला जी, भगवान तुम दोनों को चिर सुखी रखें। अभी आपने सुना रवींद्रनाथ टैगोर का लिखा उपन्यास चोखेर बाली का हिंदी रूपांतरण आँख की किरकिरी का अंतिम भाग।